According to drug therapist Donald Lynn Frost, drugs take you to hell disguised as heaven. शायद यही वजह है कि आज हमारे देश का युवा इस नशे के जाल में फंसता जा रहा है। यूँ तो हमारे देश में ड्रग्स के अराउंड कंट्रोवर्सीज बॉलीवुड से लेकर पॉलिटिकल डायमेंशंस तक स्प्रेड है, लेकिन इन सब खबरों के बीच सबसे हैरानी वाली बात यह है कि पंजाब के किसी सूबे या मुंबई जैसी मेट्रोपोलिस की जगह नॉर्थ ईस्ट इंडिया के एक छोटे से शहर मुरे ने समय के साथ खुद को इंडिया का ड्रग कैपिटल बनाया है। आज मुरे में ड्रग माफियाज, पॉलिटिशियंस, करप्ट ऑफिशियल्स और इकोनॉमिक आइसोलेशन के अलावा म्यांमार के साथ रीजन की प्रॉक्सिमिटी उसे नई बुराइयों की तरफ ढकेल रही है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह रिसेंट ईयर्स में इस नशे के कारोबार ने भारत में अपनी जड़ें मजबूत की हैं और कैसे मणिपुर का एक छोटा सा टाउन मुरे आज इंडिया का ड्रग हब बन गया है। साथ ही साथ हम इंडिया के उन स्टेट्स पे भी नजर डालेंगे जो इस इलीगल मल्टी बिलियन डॉलर्स बिजनेस को रन कर रहे इंटरनेशनल ड्रग कार्टल्स के निशाने पर है। तो आइए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी स्टडी आईक्यू का आपके लिए एक खास तोहफा। ये कोई आम बुक नहीं है, बल्कि ये है आपकी सिविल सर्विसेज एग्जाम का एक स्ट्रॉन्ग पिलर। फिर चाहे वो हो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम या हो किसी स्टेट पीसीएस का एग्जाम, ये बुक आपको फिजिकल, इकोनॉमिक और ह्यूमन ज्योग्राफी की कवरेज इजी लैंग्वेज और क्लियर मैप्स के साथ देगी। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, केस स्टडीज और डू यू नो का इंटरेस्टिंग सेक्शन आपकी क्यूरियोसिटी और नॉलेज को हर दिन चैलेंज करेगा। इस शानदार बुक को आप फ्लिपकार्ट और अमेजॉन से परचेज कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको पिन्ड कमेंट में मिल जाएगी। दोस्तों, शायद आपने न्यूज में देखा होगा, रिसेंटली 5 अप्रैल 2022 को असम राइफल्स और मणिपुर पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन में 49.5 करोड़ रुपीस की ड्रग को सीज किया। सिमिलरली लास्ट ईयर 2021 में भी 7 दिसंबर को एक ऐसे ही सिमिलर ऑपरेशन में मणिपुर पुलिस और असम राइफल्स ने मुरे टाउन के एक घर से 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के ड्रग्स को सीज किया था। दोनों केसेस में दो बातें कॉमन थी, ड्रग्स एंड मुरे। सिर्फ 17,000 की पॉपुलेशन वाला ये इलाका मणिपुर की टेंगनौपाल डिस्ट्रिक्ट का स्मॉल बॉर्डर है, जो इंडिया म्यांमार बॉर्डर पर लोकेटेड है। मुरे पास में अपनी जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता था। ये स्मॉल टाउन इंडिया म्यांमार थाईलैंड रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट और ट्रांस एशियन रेलवे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जैसे 2 मेगा प्रोजेक्ट्स का हिस्सा भी है। एक वक्त था जब एक्सपर्ट्स मुरे को एशियन गेटवे टू इंडिया कंसीडर किया करते थे। मुरे की जियोग्राफिकल लोकेशन साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया के बीच होने वाले ट्रेड की वजह से इस छोटे से टाउन को एक इम्पॉर्टेंट चेक पॉइंट बनाती है। गवर्नमेंट का विजन था कि म्यांमार के रास्ते साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जैसे थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया, वियतनाम और फिलीपींस के साथ होने वाले ट्रेड के लिए मुरे को एक इम्पॉर्टेंट हब के रूप में डेवलप किया जा सकता है। इस विजन के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 136 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से मुरे में एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट यानी कि आईसीपी डेवलप किया, ताकि मुरे के रास्ते होने वाले इंटरनेशनल ट्रेड को बेटर तरीके से ऑपरेट किया जा सके। लेकिन आज सेंट्रल गवर्नमेंट के वेरियस एफर्ट्स के बावजूद भी ये स्मॉल बॉर्डर टाउन इंडिया के बिगेस्ट ड्रग ट्रांजिट पॉइंट्स के तौर पर उभर के सामने आया है। सवाल यह है कि क्यों गवर्नमेंट के इतने एफर्ट्स के बावजूद मुरे केओस की तरफ जा रहा है और कौन कौन से रीजंस हैं जिन्होंने मुरे को एक ड्रग स्मगलिंग ट्रांजिट पॉइंट बनाया है। आइए जानते हैं अगले सेक्शन में। दोस्तों, इंडिया वर्ल्ड के 2 सबसे बड़े इलिसिट ओपियम प्रोडक्शन एरियाज द गोल्डन क्रेसेंट एंड द गोल्डन ट्रायंगल के बीच एक सैंडविच की तरह फंस गया है। ट्रेडिशनली इस प्रॉक्सिमिटी को एक सोर्स ऑफ वल्नरेबिलिटी की तरह देखा गया है, बिकॉज इट हैज मेड इंडिया बोथ अ डेस्टिनेशन एंड अ ट्रांजिट रूट फॉर ओपिएट प्रोडक्ट्स। मुरे में ऑपरेट हो रहे ड्रग रिलेटेड बिजनेस की रूट्स गोल्डन ट्रायंगल से निकलती है। गोल्डन ट्रायंगल पूरी दुनिया में ओपियम प्रोडक्शन का सेकेंड लार्जेस्ट रीजन है, जिसमें म्यांमार, थाईलैंड और लाओस जैसी कंट्रीज शामिल हैं। गोल्डन ट्रायंगल में प्रोड्यूस होने वाले ओपियम का रफली 90% म्यांमार में प्रोड्यूस होता है। म्यांमार में जो ओपियम प्रोड्यूस होता है उसे वेरियस ट्रांसपोर्टेशन मेथड्स के थ्रू थाईलैंड और म्यांमार के बॉर्डर रीजन पर भेजा जाता है, जहां ओपियम को सूटेबल फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर इंटरनेशनल मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भेज देते हैं। ओपियम एक नार्कोटिक ड्रग है जिसे अनराइप सीड पॉट्स ऑफ ओपियम पॉपी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ओपियम के अलावा इन रूट्स के थ्रू इंडिया के अंदर हेरोइन, कोकीन, मॉर्फिन, कैनाबिस, सिंथेटिक ड्रग्स जैसे मेथाक्यूलोन भी सप्लाई किया जाता है।
ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी विद गोल्डन ट्रायंगल आज इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा एंड स्पेशली मणिपुर ड्रग कंजम्पशन एंड इलीगल ड्रग ट्रेड से अफेक्टेड वर्स्ट स्टेट्स में से एक है। इन सब के अलावा ड्यू टू नो स्ट्रिक्ट फेंसिंग अक्रॉस द इंडो म्यांमार बॉर्डर, क्रॉस बॉर्डर क्राइम एक्टिविटीज लाइक ड्रग ट्रैफिकिंग एंड स्मगलिंग इन स्टेट्स में काफ़ी आसान बन जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट क्राइम इन इंडिया 2019 बाय नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, साल 2018-19 में मणिपुर से 3075 किलोग्राम ओपियम बेस्ड ड्रग, 42,893 किलोग्राम साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस और 43,000 किलोग्राम से भी ज़्यादा मेथाम्फेटामाइन सीज किया गया। इन स्टैटिस्टिक्स पे नज़र डालने के बाद आप ये समझ सकते हैं कि ड्रग्स का ये बिजनेस एक दीमक की तरह मणिपुर को अंदर से खोखला कर रहा है। दोस्तों वैसे तो इंडिया उन 12 कंट्रीज में से एक है जहां यूनाइटेड नेशंस सिंगल कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स 1961 के अकॉर्डिंग मेडिकल यूज के लिए ओपियम कल्टीवेशन अलाउ है, लेकिन इंडिया में ओपियम कल्टीवेशन NDPS एक्ट 1985 सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग प्रोहिबिटेड है। सिर्फ ट्रेडिशनल ओपियम ग्रोइंग स्टेट जैसे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को NDPS रूल 8 के अंदर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स से लाइसेंस लेकर ओपियम कल्टीवेशन की मंजूरी है। एक डिफाइंड एक्ट होने के बावजूद भी आज मणिपुर में इलीगल ओपियम और दूसरे प्लांट बेस्ड नार्कोटिक सब्सटेंसेस की कल्टीवेशन जारी है। द नार्कोटिक्स एंड अफेयर्स ऑफ बॉर्डर, जो मणिपुर का एंटी नार्कोटिक डिपार्टमेंट है, हर साल मणिपुर पुलिस के साथ मिलकर हजारों किलो पॉपी, गांजा और स्टेट में कल्टीवेट होने वाले दूसरे नार्कोटिक सब्सटेंसेस को डिस्ट्रॉय करता है। लेकिन फिर भी स्टेट में पॉपी कल्टीवेशन का ग्राफ अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर जाता दिखाई देता है। गवर्नमेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पॉपी कल्टीवेशन मणिपुर के हिली एरियाज में 6000 एकड़ से भी ज्यादा लैंड पर किया जा रहा है। हिली डिस्ट्रिक्ट्स जैसे कि उखरुल, कमजोंग, छुराचांदपुर, सेनापति, कंगपोकपी, टेंगनौपाल और चंदेल में लार्ज स्केल पर पॉपी कल्टीवेशन किया जाता है। दोस्तों पर एकड़ पॉपी कल्टीवेशन से मिलने वाला रिटर्न मणिपुर में कल्टीवेट होने वाले दूसरी क्रॉप जैसे राइस, सीरियल्स और वेजिटेबल्स से बहुत ज्यादा है। इन्हीं कारणों से मार्जिनलाइज्ड रूरल पीपल इलीगल पॉपी कल्टीवेशन में इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक डिस्पैरिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर इन हिली डिस्ट्रिक्ट एक और बड़ा रीजन है जो इस इलीगल पॉपी कल्टीवेशन को सपोर्ट करता है। इन सब रीजंस की वजह से मणिपुर में ड्रग ट्रैफिकिंग आम लोगों के लिए एक बड़ा इशू बन गया है। चलिए अब वीडियो को थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन को डिस्कस करते हैं, जो है रोल ऑफ लोकल माफिया। लेकिन मणिपुर में इलीगल ओपियम कल्टीवेशन और लोकल माफिया के रोल को समझने से पहले मणिपुर में ओपियम कल्टीवेशन की हिस्ट्री को समझना बहुत जरूरी है। इंडिया में ओपियम कल्टीवेशन की शुरुआत ब्रिटिश रूल के ड्यूरिंग हुई। ब्रिटिश रूल के समय चाइना टी का सबसे मेजर प्रोड्यूसर था। टी और उसके दूसरे बेवरेज की यूरोपियन मार्केट में बहुत डिमांड थी, बट चाइनीज अथॉरिटीज चाय के एक्सचेंज में बस सिल्वर चाहती थी। सो ब्रिटिश कंपनी ने एक प्लान बनाया। ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले लाखों चाइनीज को ओपियम एडिक्ट बनाया और दूसरी तरफ कंपनी ने इंडिया में पॉपी कल्टीवेशन शुरू किया। 18th एंड 19th सेंचुरीज के बीच ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरे बंगाल, बिहार और एंटायर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को एक ओपियम प्रोड्यूसिंग मशीन्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया और इंडिया में प्रोड्यूस्ड ओपियम को इलीगल ट्रेड से चाइना भेजकर चाइना से टी एक्सचेंज करने लगे। धीरे धीरे ये नया सिस्टम स्टेबल हो गया। चाइनीज को ओपियम मिला, ब्रिटिश को टी और हम इंडियंस को कॉलोनियलिज्म। कहानी मजेदार है ना। यहीं से शुरुआत हुई मणिपुर में ओपियम कल्टीवेशन और लोकल ड्रग माफिया के इन्वॉल्वमेंट की। ब्रिटिशर्स के इंडिया से जाने के बाद मणिपुर में प्रोड्यूस होने वाले ओपियम और बाहर से आने वाले दूसरे नार्कोटिक सब्सटेंसेस को रेगुलेट करने के लिए कोई भी एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी। इससे एक पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया। बहुत से लोकल माफियाज ने छोटी छोटी गैंग्स बनाकर इस वैक्यूम को फिल करने की कोशिश की, लेकिन अर्ली 1990s में राइज हुआ लुखोसेई जोऊ का। लुखोसेई जोऊ मणिपुर से बिलोंग करने वाले एक पॉलिटिशियन कम ड्रग लॉर्ड हैं, जिसने लेट 1990s में मुरे की पॉलिटिक्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। 2001 से लेकर 2018 तक जोऊ मणिपुर में रूल कर रही पॉलिटिकल पार्टीज के टच में रहा, लेकिन जून 2018 में नार्कोटिक्स एंड अफेयर्स ऑफ बॉर्डर यानी कि NAB की सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थोनाओजाम बृंदा ने जोऊ को उसके घर से 27 करोड़ वर्थ हेरोइन के साथ अरेस्ट किया, जिसके लिए उन्हें गैलेंट्री अवार्ड भी मिला। लेकिन 2020 में इम्फाल की स्पेशल कोर्ट ने जोऊ को एक्विट कर दिया और इस डिसीजन के प्रोटेस्ट में बृंदा ने अपना गैलेंट्री अवार्ड रिटर्न कर दिया। इस पूरी कहानी से आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह आज मणिपुर में स्प्रेड ड्रग प्रॉब्लम के पीछे
पावरफुल ड्रग लॉर्ड्स रिस्पॉन्सिबल हैं, जो लीगल लूपहोल्स का एडवांटेज उठा के अपने इरादों में कामयाब हो रहे हैं। खैर, आपने हमारी बॉलीवुड मूवीज में कई बार एक डायलॉग सुना होगा, अगर सरकार ठीक से काम करे तो कोई मंदिर के बाहर से एक चप्पल भी नहीं चुरा सकता है। शायद ये बात सही भी हो। अगर सरकार में काम कर रहे लोग अपनी ड्यूटी को ऑनेस्टली करें तो शायद कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। लेकिन करप्शन आज हमारे देश की एक हार्श रियलिटी बन गया है। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ करप्टेड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की वजह से पूरे डिपार्टमेंट पे क्वेश्चन मार्क लगाना ठीक बात नहीं है। लेकिन मणिपुर में नशे के कारोबार को चला रहे ड्रग माफियाज को ऐसे ही कुछ करप्टेड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का आज इनडायरेक्ट सपोर्ट है। लुखोसेई ज़ो जैसे पॉलिटिशियन कम ड्रग लॉर्ड इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। वैसे तो 2017 में पावर में आने के बाद मणिपुर के प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर एन बीरेन्द्र सिंह ने वॉर ऑन ड्रग्स इनिशिएटिव स्टार्ट किया, लेकिन कई न्यूज़ रिपोर्ट्स के अनुसार आज भी बहुत से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इस ड्रग बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने से लेकर क्रॉस बॉर्डर क्लियरेंस, ये करप्टेड ऑफिशियल ड्रग बिजनेस को स्प्रेड करने में इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। एनालिस्ट के अनुसार ये एक मेजर रीजन है कि क्यों लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी ड्रग माफियाज लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से हमेशा एक कदम आगे रहते हैं। दोस्तों, मोरे के ड्रग कैपिटल की तरह राइज करने के पीछे रीजन की अनएम्प्लॉयमेंट एंड लेस सोर्स ऑफ लाइवलीहुड भी एक अहम कारण है। जनरली ये देखा गया है कि बॉर्डर एरियाज में रहने वाले लोग गवर्नमेंट पॉलिसीज के बेनिफिट्स अवेल नहीं कर पाते और लोकल माफियाज एंड ड्रग लॉर्ड्स भी इस बात का फायदा उठाते हैं। ग्रोन अप एडल्ट से लेकर माइनर चिल्ड्रन आज सभी इन इलीगल एक्टिविटी का हिस्सा है। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ मणिपुर 2020-21 के अकॉर्डिंग मणिपुर में 15 से 24 ईयर्स के लोगों के बीच अनएम्प्लॉयमेंट रेट 44.5% है। मतलब हर दो में से सिर्फ एक इंसान को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ये एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स अलार्मिंग है। लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के अलावा लैक ऑफ अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन भी ड्रग बिजनेस को फ्लरिश होने के लिए एक सूटेबल ग्राउंड प्रोवाइड करता है। माफियाज छोटे बच्चों को यूज कर ड्रग्स को एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से सप्लाई कर देते हैं। यही कारण है कि आज एक लार्ज चक ऑफ रूरल मणिपुर पॉपुलेशन ड्रग रिलेटेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। दोस्तों, हमने अब तक मणिपुर में प्रेवलेंट इस ड्रग प्रॉब्लम को समझा, पर क्या ड्रग्स की ये प्रॉब्लम मणिपुर तक ही सीमित है? शायद नहीं। हमें अफसोस के साथ ही सही पर ये कहना पड़ेगा कि आज देश के दूसरे स्टेट्स भी ऐसी ही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। आइए ड्रग ट्रैफिकिंग और ड्रग अब्यूज से अफेक्टेड देश के दूसरे स्टेट्स पे भी एक नजर डालते हैं। दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस बैक्ड इंटरनेशनल नार्कोटिक्स कंट्रोल बोर्ड INCB के अकॉर्डिंग आज इंडिया इलिसिट ड्रग्स ट्रेड का एक मेजर हब बन चुका है। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग इंडिया शेयर्स अ मेजर पोर्शन इन ग्लोबल ड्रग्स ट्रेड बिजनेस, जो आज $650 बिलियन से भी ज्यादा का है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट के हिसाब से सिर्फ 2020-21 में NDPS एक्ट में 60,000 से भी ज्यादा केसेस रजिस्टर किए गए। और तो और हमारी गवर्नमेंट के ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग सिर्फ उत्तर प्रदेश में 11,000 से भी ज्यादा केसेस रजिस्टर किए गए। उत्तर प्रदेश के बाद पंजाब, तमिलनाडु, केरला और महाराष्ट्र इस लिस्ट में टॉप पे हैं। एक और रिपोर्ट क्राइम इन इंडिया 2020 के अकॉर्डिंग आउट ऑफ 19 मेट्रोपॉलिटन सिटीज इन इंडिया ज्यादातर रजिस्टर्ड सिमिलर केसेस के चार्ट में मुंबई सबसे ऊपर रहा है, जहां उस साल शहर में 3,509 केसेस रजिस्टर हुए। दोस्तों, मुंबई के बाद बेंगलुरु, इंदौर और दिल्ली आज इस मेजर इशू को फेस कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने 2019 में मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सटेंस यूज इन इंडिया नाम से एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसके हिसाब से इंडिया में एस्टिमेटेड 2.1% पॉपुलेशन एज बिटवीन 10 to 75 ईयर्स इलिसिट ओपियोइड्स यूजिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, जो वर्ल्ड वाइड ड्रग यूज प्रेवलेंस रेट 0.7% से डबल है। सिर्फ ये डेटा काफ़ी है इस बात को समझने के लिए कि किस तरह आज ये प्रॉब्लम हमारे पूरे देश में फैल चुकी है। अगर डेटा पर निर्भर किया जाए तो मणिपुर के बाद असम और पंजाब आज ड्रग्स से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। इंडिया में जो ड्रग्स मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड के थ्रू म्यांमार से आता है, उसे असम की तरफ इन रूट कर दिया जाता है। फिर असम बेस्ड लोकल ड्रग लॉर्ड अपने अपने इलीगल नेटवर्क्स की मदद से इन ड्रग्स को पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यदि पंजाब की बात करें तो पाकिस्तान के साथ अपनी जियोग्राफिकल क्लोजनेस की वजह से ड्रग हैंडलर्स के लिए आज पंजाब एक सेफ हेवन बनता जा रहा है। पंजाब में सप्लाई होने वाली ड्रग्स गोल्डन क्रेसेंट से सप्लाई की जाती है। गोल्डन क्रेसेंट टर्म को एशिया के सबसे इलिसिट ओपियम ट्रेड एरिया को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है। गोल्डन ट्रायंगल की तरह ये एरिया भी 3 कंट्रीज से मिलकर बना है, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान शामिल है। इस रीजन से 3 वेल डिफाइंड ओपियम ट्रैफिकिंग रूट्स ओरिजिनेट हैं।
द बाल्कन रूट, द नदर्न रूट एंड द सदर्न रूट। द सदर्न रूट हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट रूट है, क्योंकि इस रूट के थ्रू ओपियम एंड अदर नार्कोटिक सब्सटेंसेस पंजाब और दूसरे वेस्टर्न एंड नदर्न स्टेट्स जैसे हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सप्लाई की जाती हैं। एक एनजीओ सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस यानी कि SPYM ने एम्स के एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर पंजाब में एक सर्वे कंडक्ट किया, जिसके अकॉर्डिंग आज पंजाब में नंबर ऑफ ड्रग यूजर्स की टोटल पॉपुलेशन 4.5% है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि यूँ तो प्लांट बेस्ड नेचुरल सब्सटेंसेस जैसे ओपियम या कैनबिस और दूसरी सिंथेटिक ड्रग्स मणिपुर की तरह पंजाब में प्रोड्यूस नहीं की जाती हैं, लेकिन तब भी पंजाब में हर साल 7500 करोड़ से भी ज़्यादा की ड्रग्स कंज्यूम किया जा रहा है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि अब तक इस डिस्कशन से आपके सामने मणिपुर और पूरे देश में चल रहे इस नशे के काले कारोबार की तस्वीर साफ हो गई होगी। आइए अब इस नेक्सस के इम्पैक्ट और पॉसिबल सॉल्यूशंस पे एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, एक्सपर्ट्स का मानना है कि आज हमारे देश में यंगस्टर्स के बीच ड्रग्स और उनके सोशल, मोरल और फिजिकल इम्पैक्ट्स को लेकर अवेयरनेस की कमी है। आज हमारी सोसाइटी में स्मोकिंग को फेयरली एक्सेप्टेबल माना जाने लगा है, जहां यूथ इसे मॉडर्नाइजेशन का हिस्सा मान चुके हैं। लेकिन स्टडीज के अनुसार स्मोकिंग इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स यूज ऑफ सॉफ्ट ड्रग्स लाइक मैरिजुआना। कुछ स्टडीज तो इन सॉफ्ट ड्रग्स को हार्ड ड्रग्स जैसे कोकेन, हीरोइन और LSD के लिए गेटवे ड्रग भी कंसीडर करते हैं। इन सब के अलावा रिसर्चर्स का मानना है कि आज ड्रग एडिक्शन और ड्रग अब्यूज यंगस्टर्स के बीच सुसाइड का एक मेजर रीजन है। गवर्नमेंट डेटा के अकॉर्डिंग ईयर 2020 के दौरान सिर्फ केरला में ड्रग एडिक्शन की वजह से 14,000 से भी ज़्यादा केसेस रजिस्टर्ड हुए और यही हाल महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटका जैसे मेजर स्टेट्स में देखा गया। वहीं यदि नेशनल लेवल पे इसके इम्पैक्ट की बात की जाए तो नार्कोटिक ड्रग्स का इलीगल मूवमेंट देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक सिग्निफिकेंट थ्रेट बताया जाता है। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स को ब्रीच करना इस बात की तरफ इशारा करता है कि फ्यूचर में इन रूट्स के थ्रू वेपन्स और टेररिस्ट भी हमारे देश के अंदर स्मगल किए जा सकते हैं, और जो शायद पहले भी हुआ है। दोस्तों, ड्रग ट्रैफिकर्स, क्रिमिनल नेटवर्क्स और टेररिस्ट के बीच नेक्सस एक पोटेंशियल थ्रेट की तरह है, जहां इलीगल नार्कोटिक ड्रग्स से मिलने वाले पैसे को इंडिया के खिलाफ टेररिस्ट एक्टिविटीज फाइनेंस करने के लिए यूज किए जाने की ओर इशारा किया जाता है। इस सब के अलावा ये हमारी कंट्री के इकोनॉमिक ड्रेन का भी बहुत बड़ा रीज़न है। दोस्तों, बॉर्डर एरियाज में रहने वाले लोग वल्नरेबल होने की वजह से इलिसिट ट्रेड एंड इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। ऐसे में गवर्नमेंट द्वारा यंगस्टर्स को अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना एक कंस्ट्रक्टिव स्टेप हो सकता है। पोरस बॉर्डर रीजन को रेगुलेट करने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स उठाने ज़रूरी माने जाते हैं। हॉलिस्टिक चेक पोस्ट और हाइब्रिड सर्विलेंस सिस्टम यहाँ एक गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। इसके अलावा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में वेल ट्रेंड और ऑनेस्ट प्रोफेशनल्स रिक्रूट करने के अलावा NCB जैसे ऑर्गेनाइजेशन और NDPS एक्ट जैसे लॉज को फर्दर स्ट्रांग बनाने की जरूरत है। आज इंडिया में प्रेवलेंट ड्रग यूजेज को देख एक्सपर्ट्स मानते हैं कि गवर्नमेंट को जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत काम कर ड्रग ट्रैफिकिंग में साथ इन्वॉल्व हर एक मेंबर के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेनी होगी, और इन सब के बीच स्ट्रिगनेंट पॉलिसी मेजर्स और आम जनता के बीच ड्रग अब्यूज से रिलेटेड अवेयरनेस को इन्हांस करना भी इफेक्टिव स्टेप बताया जाता है। दूसरे यूजेज और ड्रग पैडलिंग में इन्वॉल्व इंडिविजुअल्स तक ये मैसेज पहुंचाना भी बेहद ज़रूरी है कि ड्रग एडिक्शन इज नॉट ओनली अ सिकनेस बट ऑल्सो अ क्राइम अगेंस्ट वन सेल्फ एंड होल सोसाइटी। आज इस वीडियो के और आप सबके माध्यम से हम इस मैसेज को देश भर में स्प्रेड करना चाहते हैं, दैट से नो टू ड्रग्स। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कैसे मोरे और देश के और भी अलग अलग हिस्से में ड्रग्स का धंधा कंडक्ट किया जाता है और उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? क्या प्रिवेंशन अपनाए जा सकते हैं? कहाँ पे ढील हो रही है? और गवर्नमेंट द्वारा ली गए इनिशिएटिव्स में और कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों, ये वीडियो यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से भी रेलेवेंट है और इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल यूपीएससी GS3 के सिक्योरिटी सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। इसलिए इस टॉपिक से रिलेटेड एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जाएंगे, जिसे आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। And the question is, how drug trafficking in border areas threatens the security of India? Discuss in context of nexus between drug smugglers and terrorists. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।